हेलो फ्रेंड्स, ये सीबी का फाइनेंस सिलेबस और यह लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ फ्रेंड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट जंप करने से पहले हम यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्लासीफाई हो सकते हैं वो जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम टैक्स स्ट्रक्चर को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स से क्लासीफाई कर सकते हैं और लास्ट क्लासीफाई कर सकते हैं एड वैलोरम और या स्पेसिफिक टैक्स में। सो फ्रेंड्स, हम इन सारे टर्म्स को अच्छे से जान लेते हैं जिससे आपको इनमें कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट टैक्स को। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। यहाँ कोई अथॉरिटी किसी से टैक्स लेते वक्त थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ टैक्स पेयर अपना अमाउंट डायरेक्टली अथॉरिटी को पे करता है। यह एग्जाम्पल से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। अब अगर किसी एम्प्लॉय पे उसे इनकम टैक्स लगाना है तो वो उस पर टैक्स लगाकर पैसा ले लेगी। यहाँ बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है। अब सोचो कि गवर्नमेंट को जीएसटी लेना है। क्या वो जीएसटी डायरेक्ट कंज्यूमर से लेती है? बिल्कुल नहीं। वो यहाँ शॉपकीपर से जीएसटी वसूल करती है और शॉपकीपर कंज्यूमर से जीएसटी वसूल करती है। अब आपको समझ रहा है कि किस तरह इनडायरेक्ट टैक्स में थर्ड पार्टी या फिर शॉपकीपर इन्वॉल्व था, बल्कि डायरेक्ट टैक्स में कोई नहीं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So direct tax is a tax that a person or organization pays directly to the entity that imposes it. Examples include income tax, real property tax, then the personal property tax, and taxes on assets, all of which are paid by an individual taxpayer directly to the government. नेक्स्ट, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको समझा दिया था कि कैसे यहाँ टैक्स कलेक्ट करते वक्त थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। So an indirect tax is collected by one entity in the supply chain such as manufacturer or retailer and paid to the government. However, the tax is paid on to the consumer by the manufacturer or retailer as part of the purchase price of a good or service. The consumer is ultimately paying the tax by paying more from the product. So friends, यहाँ आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स से। इसे एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। सोचो कि यहाँ राम, श्याम और बनी तीनों दोस्त हैं। राम की सैलरी है 50 लाख, श्याम की 20 लाख और या बनी की 5 लाख। अब अगर इनके कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है यहाँ जितना ज़्यादा उनकी इनकम होगी उतना ज़्यादा उन पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बनी को लगेगा 5%, श्याम को लगेगा 10% और राम को लगेगा 20%। यहाँ तक क्लियर है? अब इस सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी हैं। इस सिस्टम से बनी के पास ज़्यादा पैसे रहते हैं जिससे वो ज़्यादा स्पेंड कर सकता है और उससे इकोनॉमी ग्रो होगी। नेक्स्ट, आप देख ही रहे हो कि रिच लोगों का टैक्स बेस ज़्यादा है और उन पर टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है। इससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये टैक्स सिस्टम रिच लोगों को पनिश करती है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So a progressive tax is based on the taxpayer's ability to pay. It imposes a lower tax rate on low income earners than on those with a higher income. This is usually achieved by creating tax brackets that group taxpayers by income ranges. A progressive tax system reduces the tax burden on the people who can least afford to pay. That leaves more money in the pockets of low-wage earners, who are likely to spend all of that money on essential goods and stimulate the economy in the process. Then a progressive tax system also tends to collect more taxes than the regressive taxes, as the highest percentage of taxes is collected from the highest amounts of money. So people oppose the system as the means of income redistribution, which they believe punishes the rich and even middle class unfairly. नेक्स्ट समझते हैं रेग्रेसिव टैक्स। यहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है। जिसकी इनकम जितनी कम है उतना ज़्यादा उन पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बनी पे लगेगा 20%, श्याम पे लगेगा 10% और राम को लगेगा 5%। यहाँ कोई डाउट नहीं है कि लो इनकम लोगों पे ज़्यादा टैक्स बर्डन होता है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
So in regressive system of taxation, the tax rate diminishes as the taxable amount increases. In other words, there is an inverse relationship between the tax rate and taxable income. The rate of taxation decreases as the income of the taxpayer increases. This system of taxation generally benefits the higher section of the society, having higher incomes as they need to pay tax at lesser rates. On the other hand, people with lesser incomes are burdened with the higher rate of taxation. अब फ्रेंड्स, हमने प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स देखा, तो उनके बीच का फ्लैट टैक्स भी होना चाहिए, राइट, जहाँ सब लोगों को सेम टैक्स रेट लगे। मतलब हमारे एग्जाम्पल में राम, श्याम और बनी को 10% टैक्स लगेगा। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, चाहे आप जितना भी कमाओ यहाँ टैक्स आपको एक ही रेट में पे करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस टैक्स को भी हम रिग्रेसिव टैक्स में गिनते हैं, क्योंकि यहाँ भी लोअर इनकम लोगों पे ज़्यादा बर्डन होता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो बिल्कुल सेम रेट लग रहा है, फिर तो बर्डन सब पे सेम है। देखो फ्रेंड्स, समझते हैं, यहाँ फोकस करो। आपको इन तीनों की सैलरी तो पता है। आप सोचो कि सैलरी के हिसाब से उनकी स्पेंडिंग भी वेरी होती है। एक साल में राम 10 लाख खर्चा करता है, श्याम 7 लाख खर्चा करता है और या बनी 4 लाख खर्चा करता है। अब यहाँ 10% के हिसाब से राम पे टैक्स लग रहा है 5 लाख, श्याम पे 2 लाख और या बनी पे 50,000। अब फ्रेंड्स, आप देखो कि इनकी सेविंग्स क्या आती है। राम की है 35 लाख, श्याम की 11 लाख और बनी की 50,000। अब आप इन लास्ट दो नंबर्स पे फोकस करो। राम के सेविंग के हिसाब से 5 लाख का टैक्स दे देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। श्याम के सेविंग्स के हिसाब से उसे यहाँ टैक्स देने में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन फिर भी कंपेंसेट करने के लिए उसके पास बहुत सेविंग्स है। लेकिन बनी के बारे में सोचो, उसने जितना सेव किया उतना टैक्स में गवा दिया। सोचो कि उस पर कितना बर्डन आया होगा टैक्स पे करने का। समझ रहे हो कि यहाँ सबसे ज़्यादा बर्डन लोअर इनकम पे आ रहा है। इसलिए हम इसे रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, क्योंकि बर्डन लोअर इनकम एम्प्लॉयज़ पे आता है। क्लियर है? So while a flat tax imposes the same tax percentage on all individuals regardless of income, many see it as a regressive tax. The tax is seen as regressive due to a more significant portion of the total funds available to the low income earner going to the tax expenditure. While the upper income payer still pays the same percentage, they have enough income to offset this tax load. अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फ्लैट टैक्सेस है जिन्हें हम रिग्रेसिव टैक्स कंसिडर करते हैं। ये हमेशा एग्ज़ाम में याद रखें कि किसी भी फ्लैट टैक्स को आपने रिग्रेसिव टैक्स ही कंसिडर करना है। सबसे पहले सेल्स टैक्स या फिर जीएसटी। यहाँ आपको पता है कि जीएसटी सबको सेम लगता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया जाए, फिर अमीर को लैपटॉप पे 10,000 जीएसटी भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास को उतना पे करने में जान पे आएगा, राइट? So government applies sales tax uniformly to all consumers based on what they buy. Even though the tax may be uniform, such as 7% sales tax, lower income consumers are more affected. Next उसी तरह होता है यूज़र फीस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो उसके लिए फ़ीस भरना पड़ता है, या फिर टोल टैक्स भी सबके लिए सेम होता है, राइट? सो ये सब रिग्रेसिव में आएगा। So user fees levied by government are another form of regressive tax. These fees include admission to government-funded museums and state parks, cost for driver's license, and identification cards and toll fees for roads and bridges. Next example है property tax. यहाँ भी सेम लॉजिक लगता है। अगर दो लोगों का घर एक ही एरिया में है और दोनों की सैलरी डिफरेंट है, तो भी प्रॉपर्टी टैक्स सेम भरना पड़ता है, इसलिए ये रिग्रेसिव टैक्स है। So property taxes are fundamentally regressive because if two individuals in the same tax jurisdiction live in properties with the same values, they pay the same amount of property tax regardless of their incomes. और लास्ट एग्जाम्पल है sin tax. ये ऐसे चीज़ों पे लगाया जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, देन टोबैको वगैरह। ये टैक्स सब कंज्यूमर्स के लिए सेम लगता है, इसलिए इसे हम रिग्रेसिव टैक्स बोलेंगे।
Taxes levied on products that are deemed to be harmful to society are called sin taxes. These are added to the prices of goods like alcohol and tobacco in order to dissuade people from using them. Many consider these taxes to be regressive because once again they are more burdensome to low income earners rather than their high income counterparts. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स कवर हुआ और आपने ये भी समझा होगा कि कैसे फ्लैट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स जाना जाता है। नेक्स्ट समझते हैं एड वॉलोरम और स्पेसिफिक टैक्स। सबसे पहले एड वॉलोरम, इसका लिटरली मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मतलब बस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे, बाकी कुछ भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, आप यहाँ स्टैम्प ड्यूटी 2% पे करोगे, चाहे वो फ्लैट हो या बंगलो हो, आपको उस बंगलो की वैल्यू का 2% पे करना है। क्लियर है? नेक्स्ट जीएसटी का एग्जांपल ले लो, यहाँ 5%, 12%, 18% और 22% वैल्यू पे लगाते हो, चाहे वो कार हो, टू व्हीलर हो या बाइसिकल हो, रेट उसके प्राइस के बेसिस पे लगेगा, राइट? इसे हम कहते हैं एड वॉलोरम। ये कोई चीज़ परचेस करते हुए लगाता है या फिर कभी कभी एनुअली भी पे करना होता है। आपको भी पता ही होगा कि घर का टैक्स हर साल पे करना होता है, वो डिपेंड करता है कि घर की वैल्यू क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The term ad valorem is Latin for according to value, which means that it is flexible and depends on the asset value of an asset, product or service. An ad valorem tax is charged by state and municipal governments and is based on asset value of a product or property. The most common ad valorem tax is the property tax, which is charged on real estate and personal property. An ad valorem tax is not limited to property alone and may extend to other taxes such as goods and services tax. It is charged by the time of transaction, as in the case of GST, which is deducted at the point of purchase. Ad valorem tax may also be charged as an annual fee, such as inherent tax, like we need to pay property tax annually. नेक्स्ट स्पेसिफिक टैक्स देखते हैं। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये टैक्स स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अलग अलग रहेगा और ये हर यूनिट पे लगता है, वैल्यू पे नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सोचो कि इंडिया में हार्ली डेविडसन की सबसे महंगी गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, जिसकी प्राइस है 40 लाख, और यह दूसरी कंपनी यहाँ एक एसयूवी बना रही है जो कि 40 लाख की है। और फ्रेंड्स, यह दोनों की वैल्यू सेम है। सो अगर जीएसटी की बात करें, जो कि एड वैलोरम टैक्स है, तो इनकी वैल्यू दैट इज़ 40 लाख पे टैक्स लगेगा। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स में टू व्हीलर को अलग टैक्स लगेगा और फोर व्हीलर को अलग। यहाँ जीएसटी के पहले जब एक्साइज ड्यूटी था, तब टू व्हीलर और फोर व्हीलर को अलग अलग टैक्स लगता था। सो समझ रहे हो आप एग्जाम्पल से? So a tax that is given as a fixed rate for each unit or good or service rather than based on its value. Specific taxes are of a fixed amount by the head or number or by some standard or weight of measurement and require no assessment other than a listing or classification of the subjects to be taxed. Example of specific tax is the excise duty. Excise duty varies depending on product. A production of a two-wheeler may attract different excise duty than a four-wheeler. अपने टैक्स स्ट्रक्चर का बेसिक ख़त्म करने से पहले मैं आपको सरचार्ज और सेस में डिफरेंस बताता हूँ। इसमें बहुत एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इन दोनों का मतलब टैक्स ऑन टैक्स होता है। यहाँ कुछ जगह आपको सरचार्ज मतलब चार्ज ऑन टैक्स बताएगा, लेकिन उसका मीनिंग टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको सरचार्ज और सेस समझ आ जाएगा। यहाँ पहले सेस देखते हैं। सोचो कि किसी की इनकम है 10 लाख और टैक्स है 10%, तो इन पे टैक्स लगेगा 1 लाख का। अब यह गवर्नमेंट सेस मांगती है, जैसे कि एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस या स्वच्छ भारत सेस वगैरह। सोचो कि सेस है 4%। अब ये 4% टैक्स पे लगेगा, तो सेस आएगा 4,000। सो टोटल टैक्स उस इंडिविजुअल को पे करना है 1,04,000। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन या हेल्थ वगैरह। मतलब वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए और कहीं नहीं। नेक्स्ट, ये फंड पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, फिर उसे स्पेसिफिक काम के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और लास्ट में इस फंड को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना है। क्लियर है? नेक्स्ट सरचार्ज का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सोचो कि इनकम है 50 लाख
सो यहाँ टैक्स लगना चाहिए 30%, दैट इज़ 15 लाख। फिर पहले हम सरचार्ज लगाते हैं। सोचो कि यहाँ सरचार्ज है 10%। सो यहाँ हमें टैक्स का 10% लेना होगा, विच इज़ 1.5 लाख। उसके बाद हम सेस लगाएंगे, विच इज़ हियर 4% ऑफ टैक्स, वो आएगा 60,000। मतलब यहाँ पूरा टैक्स पे करना होगा 17,10,000। यहाँ ये बात समझना आपको ज़रूरी है कि सरचार्ज कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं लगता। वो एक जनरल टैक्स होता है जिसका यूज़ गवर्नमेंट अपने हिसाब से कहीं पे भी कर सकती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सरचार्ज और सेस में। सरचार्ज लेने का कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता, लेकिन सेस लेने का एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। नेक्स्ट सरचार्ज भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, लेकिन इस फंड को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस फंड का कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The sales can be simply understood as a tax on the tax imposed by the union government to collect revenues for the specific reason. All the collected tax is initially directed to the Consolidated Funds of India, that is CFI. No permission is required from the parliament to use this fund. Example, health sales, education sales, road and infrastructure sales, etc. On the other hand, the surcharge is levied on the payable tax and not the overall income. Only those taxpayer who earns more than 50 lakhs per annum must pay surcharge. The surcharge tax is not collected for any specific reasons. The government can use the surcharge tax money any way it deems fit. All the surcharge collected initially goes to the Consolidated Funds of India, that is CFI. The permission is required from the parliament to use this fund. The personal income tax and the corporate income tax are two of the major surcharges collected in India. Those individuals in India who earn more than 50 lakh annually are required to pay 10% surcharge, which is separate from their tax obligation. Whereas the individuals earning above 1 crore have to pay 15% surcharge. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने टैक्स स्ट्रक्चर के सारे क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ फर्स्ट क्लासिफिकेशन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो हम इसी क्लासिफिकेशन को कंसिडर करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। सबसे पहला है पर्सनल इनकम टैक्स। इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, यहाँ किसी की भी साल की सारी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। So the individual income tax or the personal income tax is a tax levied on the wages, salaries, dividends, interest and other income a person earns throughout a year. The personal income tax is levied by central government. It is levied on individuals and Hindu undivided family. नेक्स्ट मैं आपको अभी रिसेंट का टैक्स स्ट्रक्चर का चार्ट प्रोवाइड करता हूँ। ये स्ट्रक्चर बजट में चेंज हो सकता है, इसलिए बजट को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर उसके लिए आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो अफेयर्समैन आरबीआई यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन में आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग का ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको हर मंथ के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ बजट भी इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये बिजनेस को लगाया जाता है। यहाँ रेवेन्यू से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। ये मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया था। अभी के टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो उस पर 25% टैक्स लगेगा। अगर यह 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो उस पर 23% टैक्स लगेगा। फिर अगर सरचार्ज की बात की जाए तो जिन कंपनीज का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें 5% सरचार्ज पे करना होगा और सारे डोमेस्टिक कंपनीज को 4% सेस पे करना होगा। So corporate tax is a tax on the profits of a corporation. The taxes are paid on the company's taxable income, which includes revenue minus cost of goods sold, general and administrative expenses, selling and marketing, research and development, depreciation and other operating costs. Here a domestic corporate entity with a turnover up to rupees 250 crore here pays a flat rate of 25% corporate tax, and for turnover about 250 crore it pays 30%. For a particular financial year, if the total revenue earned by a company exceeds rupees 1 crore, then a surcharge corporate tax of 5% is levied on such a corporation. A health and educational sales at 4% is also charged for a domestic company. नेक्स्ट एक डायरेक्ट टैक्स था, डेट इज वेल्थ टैक्स। ये बेसिकली रिच लोगों पे लगाए जाने वाला टैक्स था। यहाँ लोगों की सारी वेल्थ कैलकुलेट की जाती थी, जैसे कि बैंक डिपॉजिट, रियल एस्टेट, देन पेंशन, इंश्योरेंस, बिजनेसेस या फिर सिक्योरिटीज़ वगैरह, और फिर उस पर टैक्स लगाया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब कैलकुलेट करने में बहुत खर्चा लग जाता था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया।
So wealth tax, also known as capital tax or equity tax, is a levy on total values of the personal assets including bank deposits, real estates, insurance or pension plans, ownership of uncooperated businesses, then financial securities and personal trust. Here typically liabilities, primarily mortgages and other loans, are deducted and hence sometimes called the net wealth tax. Wealth tax is imposed on the richer section of the society. The intention of doing so is to bring parity amongst the taxpayers. However, the wealth tax was abolished in the budget of 2015, effective financial year of 2015-16, as the cost incurred for recurring taxes was more than the benefit is derived. Next is securities transaction tax. नाम से आपको समझ रहा है कि ये सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करने का टैक्स है, चाहे उस ट्रांजैक्शन से आपको फायदा हो या नुकसान हो। ये बहुत सारे सिक्योरिटीज पे लगाया जाता है, जैसे कि शेयर्स, देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देन म्यूचुअल फंड्स या फिर डेरिवेटिव्स वगैरह। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में और ये सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि टैक्स कितना लगेगा। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The security transaction tax introduced in year 2004 is a type of tax levied on the transaction of securities despite loss or gain. This includes mainly equities and futures and options. The rate of taxation is different for different types of securities. STT can basically be understood as a type of tax levied on transactions done in the domestic stock exchange. Securities transaction tax is a direct tax and is levied and collected by the central government of India. According to the Securities Contract Act 1956, following are the transactions covered under the same: shares, bond, debentures or such marketable security which is traded at the stock market. Then there is derivatives traded in the market. Then units issued by any collective investment schemes to customers. Then government securities that are of the nature of equity. Then rights or interest in securities, and at last mutual funds that are based on equity trading. और फ्रेंड्स, ये रिसेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का टैक्स का चार्ट है। यहाँ आपको दो टर्म नए दिखेंगे, एक है डिलीवरी ट्रेड और दूसरा नॉन डिलीवरी ट्रेड। यहाँ डिलीवरी ट्रेड का मतलब होता है कि आपने कोई भी सिक्योरिटी बाय करके अपने पास एक दिन से ज़्यादा समय के लिए रखा है, और दूसरा होता है नॉन डिलीवरी, मतलब हमने किसी सिक्योरिटी को एक ही दिन में बाय करके सेल कर दिया। उसे हम इंट्राडे ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। So buying and selling shares on the same day is intraday trading, and when you don't sell your shares on the same day, your trade becomes a delivery trade. और फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स का नाम आता है तो एक ही टैक्स दिमाग में चलता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 2004 में कैलगल कमेटी ने रिकमेंड किया था। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि जीएसटी के अंडर कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम हो गए और जीएसटी के बाहर कौन कौन से टैक्सेस है, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी का स्ट्रक्चर समझेंगे। क्लियर है? सो यार सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी ने सेंट्रल के कौन से टैक्सेस सब्स्यूम किए हैं। सो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेनवैट, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशंस विच इज द एक्ट ऑफ 1955, देन सर्विस टैक्स, देन एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी, then special additional duty of customs which is 4% SAD, that is surcharges and cesses levied by center, are also likely to be subsumed whenever they are in the nature of taxes on goods or services. This may include cess on rubber, tea, coffee, national calamity contingent duty etc. and at last central cess tax to be phased out. Next friends, सेंट्रल टैक्सेस में यहाँ कुछ एग्जम्पशन है। हमने देखा था कि जीएसटी सेंटर का एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम कर चुका है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के एक्साइज ड्यूटी अभी भी जीएसटी के बाहर है, दैट इज़ अल्कोहल, पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह। सो उन प्रोडक्ट्स में अभी भी सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी लगेगा। सो अल्कोहल यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नेचुरल गैस, देन पेट्रोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इज करंटली द आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी एंड हेंस द ओल्डर टैक्स स्ट्रक्चर प्रिवेल्स। एक्साइज ऑन दिस प्रोडक्ट्स इज दस नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट्स के कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी सब्स्यूम करता है। First is VAT or sales tax, then entertainment tax, then luxury taxes on lottery, betting and gambling, then state cesses and surcharges in so far as they relate to supply of goods and services, then octroi and entry tax, and at last purchase tax. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स नहीं आते। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है, उसके बाद होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट रोड टैक्स जो कि व्हीकल खरीदते वक्त लगाया जाता है। उसके बाद टोल टैक्स जो आपको हाईवेज पे लगाया जाता है। फिर प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। देन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या लीगल कामों पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा।
और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। GST may not subsume the foreign taxes within its ambit. First is basic custom duty. These are productive duties levied at a time of import of goods into India. Then export duty. This duty is imposed at a time of export of certain goods which are not available in India in abundance. Then there is road and passenger tax. These are in the nature of fees and not in the nature of taxes on goods and services. Then there is toll tax. These are in the nature of user fees and not in the nature of taxes on goods and services. And then there is property tax, stamp duty and electricity duty. So friends, यहाँ हमने GST की जनरल इंफॉर्मेशन कवर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम GST को डीप में समझेंगे। So thanks for watching and meet you in the next video.